Hello friends, welcome back to my tutorial Seeing Biology and today we are discussing about the CAM cycle, CAM plants के बारे में हम जानेंगे कि जो क्रसुलेशंस के जो फैमिली होती है उसमें के वो जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रकार से अपना कैम साइकिल जो होता है उसे कंप्लीट कर पाते हैं। एक्चुअली जो क्रसुलेशंस जो फैमिली होती है उनमें ही कैम साइकिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ हम जानते हैं कि जो कैम साइकिल होता है या जिसे हम कैम प्लांट्स के अंदर जिस साइकिल को हम पढ़ते हैं, जिस मेटाबॉलिज्म को हम पढ़ते हैं, उसे एक्चुअली एक अलग वे में हम इसे डार्क CO2 फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम डार्क CO2 फिक्सेशन के नाम से भी जानेंगे, डार्क CO2 फिक्सेशन। एक्चुअली क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि जो CO2 होती है उसका क्या होता है, फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, जैसा कि आपने C3 साइकिल के अंदर भी देखा था। ओके, एंड यहाँ हम देख पाएंगे कि अगर डार्क CO2 फिक्सेशन अगर प्रोसेस हो रही है तो इतना हमें नॉलेज हो जाता है कि यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो रहा होगा, एसिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा होगा। एज इट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होती है इसे अगर डिस्कवर की बात करी जाए, डिस्कवर्ड ऑलेरी एंड रोहानी। तो ऑलेरी एंड रोहानी ने क्या किया था, इस जो साइकिल थी उस साइकिल के बारे में क्या की थी, खोज की थी और उन्होंने इसे समझाया था। देखा कि जो फाइंड आउट, इन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो कैम प्लांट्स थे जिन्हें हम क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के जो प्लांट्स कहते हैं, उनमें जो CO2 की फिक्सेशन की जो प्रोसेस हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, नाइट में हो रही थी। अब एक्चुअली ये जानना जरूरी होता है कि CO2 की फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो नाइट में क्यों हो रही है। एक्चुअली हम देखते हैं कि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं या C4 प्लांट्स होते हैं, उनमें एक्चुअली जो फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है या जो हम स्टोमेटास के जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं उनके ओपन एंड क्लोज होने की जो कंडीशंस पढ़ते हैं वो बिल्कुल कैम साइकिल्स के बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि कैम साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो अपना जो साइकिल होता है बिल्कुल ही अपोजिट वे में दर्शाते हैं। एज इट क्लियर, क्योंकि इनके जो स्टोमेटाज होते हैं वो ओपन होते हैं। तो एक्चुअली जो ओपन वाली जो कंडीशन है, ये जो ओपन वाली कंडीशन है ये एक्चुअली देखी जाती है इनके नाइट में। नाइट में क्या होते हैं, इनके स्टोमेटास ओपन होते हैं। लेकिन अगर अपन क्लोज्ड वाली कंडीशन की बात करें तो क्लोज्ड जो होते हैं वो एक्चुअली डे के अंदर होते हैं। एज इट क्लियर? अब एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर जो साइकिल होता है बिल्कुल अपोजिट होता है, और किस प्रकार से होता है वो हम अभी समझेंगे साइकिल के द्वारा। ओके, यहाँ हम देख पाते हैं कि जो ये प्रोसेस हो रही होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाए, इस प्रोसेस को एक्चुअली हम कह सकते हैं जिसे हम तमोक्रियाशील रंध्र कहते हैं या इसे हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहेंगे। तो इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं जो ऐसा वर्क दर्शाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। एज इट क्लियर? तो इस प्रकार के स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कोटो एक्टिव। ओके, एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली होते कौन कौन से हैं। तो कैम प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो कैम प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, देखिएगा कैम प्लांट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम नाम पढ़ते हैं उनके। जैसे कि आपने देखा होगा अगेव, ओके, एंड ओपेंशिया, अगेव एंड आल्सो एलॉय। एक्चुअली मैं जो नाम बता रहा हूँ वो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअली क्या है, सेकुलेंट हैं। कैसे हैं, सेकुलेंट हैं। जैसे कि इसके अंदर अपन दूसरा नाम भी ले सकते हैं, यूफोरबिया। बहुत नाम होते हैं क्योंकि जितने सारे सेकुलेंट प्लांट होते हैं, कहने का मतलब मेरा है जितने भी सेकुलेंट प्लांट होंगे, सेकुलेंट प्लांट जितने भी होंगे वो सारे किस में आएंगे, कैम प्लांट्स के अंदर आएंगे। एज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ देख पाते हैं कि एक्चुअली एक नाम भी होता है जिसको हम जिम्नोस्पर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिसे उसका हम नाम ले पाते हैं वेलविशिया। एज इट क्लियर? तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। ओके, कहते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो रूबिच को एंजाइम होता है एंड पेप्केज एंजाइम होता है, रूबिच को
रुबिस्को एंड पेप्केज। एंड पेप्केज जो एंजाइम होते हैं, रुबिस्को एंड पेप्केज जो एंजाइम होते हैं वह दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल्स के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। एज इट के लिए इससे भी याद रखिएगा आप। ओके, तो जो रुबिस्को और पेप्केज एंजाइम है वो तो आपको पता होगा मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। एज इट क्लियर? ओके। एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स जो होते हैं, उन कैम प्लांट्स के अंतर्गत पादप जो होते हैं, उन पादपों में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्या कह रहा हूँ मैं, ग्लूकोज को बनाने के लिए देखा जाता है कि 12 जो NADPH2 12 NADPH2 एंड 30 ATPs क्या होते हैं? चाहिए होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं। एज इट के लिए एस्टिमेटरी पावर कितना होता है? 12 एंड ATPs कितना होता है? 30। तो इनकी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली हम देख पाते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं कि जो कैम प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली जल संरक्षण प्रोसेस के लिए क्या करते हैं? अपना इस प्रोसेस को दर्शाते हैं। इसलिए उनमें सारी की सारी प्रोसेस जो होती हैं वो नॉर्मल प्लांट्स की तुलना में क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। तो कैम प्लांट्स एक्चुअली क्या करते हैं? जल संरक्षण करते हैं, अर्थात वाटर का क्या करते हैं? वाटर का क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं। एज इट के लिए तो वाटर का क्या करते हैं? कंजर्वेशन करते हैं। एक्चुअली हमने देखा किस प्रकार से जो कैम प्लांट्स होते हैं वो अपना प्रोसेस दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कैम प्लांट्स की प्रोसेस को। हम इन्हें कहाँ देखेंगे? मीजोफिल सेल्स के अंदर। एज इट के लिए कहाँ देखेंगे अपन इन्हें? मीजोफिल सेल्स के अंदर। ओके, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि कैम प्लांट्स का जो इधर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ हमें नाइट के जो प्रोसेस होती है उसे दिखा रहा है, और यहाँ पर डे वाली प्रोसेस दिखाई दे रही है। नाइट में जैसा कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्टोमेटा हैं वो ओपन है, और यहाँ पर डे में कहीं ना कहीं क्लोज्ड हैं। तो उसी प्रोसेस को हम समझने जा रहे हैं। देखिएगा, तो नाइट वाली प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि जो CO2 होती है, एक्चुअली यहाँ पर हमने बोला है ना कि जो एसिडिफिकेशन होता है वो प्रोसेस होती है। तो CO2 जो होती है वो एनवायरनमेंट की CO2 क्या होती है? स्टोमेटास के द्वारा क्या होती है? अंदर एंटर करती है। ओके, CO2 जो होती है वो क्या करती है? एंटर करती है अंदर। एंड उसके पश्चात हमने देखा था कि C3 साइकिल में भी जो CO2 थी वो सीधे सीधे नहीं आती है, वो एक्चुअली किस वे में आती है? बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? बाइकार्बोनेट फॉर्म में क्या होती है? ये आती है। एज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ ये देखा जाता है कि जो पेप जो होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जिसे हम कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। जैसे कि हमने देखा था कि पेप जो होता है वो एक्चुअली ऑक्सलो एसिटिक एसिड में क्या होता था? कन्वर्ट होता था। 4 कार्बन का था। प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, कौन? पेप। ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर कितने कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा? ये 4 कार्बन कंपाउंड में। पता है ना? ओके। फिर जब हम देखते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो आगे चल के अपनी एसिमिलेटरी पावर, जिसे हम NADH2 कहते हैं, उससे क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो NADPH+ जो होती है वो NADP+ में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है। एज इट क्लियर? तो वहाँ से ये ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो मैलिक एसिड के अंदर क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। अभी भी क्या है? ये 4 कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे CO2 फिक्सेशन वापस प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है ना? रिडक्शन प्रोसेस नहीं हुई है, सॉरी। तो जैसे ही मैलिक एसिड का निर्माण हो जाता है, वो मैलिक एसिड वैक्यूल के अंदर, किसके अंदर? वैक्यूल में। तो ये एक्चुअली क्या? वैक्यूल के अंदर क्या होता है? मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैलेट में। वहाँ पर भी क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, तो इस प्रकार की इस प्रोसेस में जो ये प्रोसेस दिखाई दे रही है वहाँ पर मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पर डे के अंदर देखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है CO2 की फिक्शन हो रही है, तो CO2 फिक्सेशन प्रोसेस हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो गया? एसिडिफिकेशन हो गया।
पीएच क्या हो गई, लो हो गई। पीएच लो होने से क्या हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि CO2 आ गई। थोड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि इसी प्रोसेस को जब हम अपन अपोजिट साइड में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, डे शिफ्ट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्यों? क्योंकि डे शिफ्ट में एक्चुअली सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें अपना वाटर क्या करना है, लॉस नहीं करना है और इन्हें कंजर्वेटिव करना है उस प्रोसेस को। ओके, तो यहाँ पर उस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, ये अपोजिट कर देते हैं नेचुरली प्रोसेस को। ओके, तो यहाँ पर वापस से वही जो हम देख पाते हैं कि जो मैलिक एसिड हमारा जो डे के अंदर बना था, क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो जो अपना मैलिक एसिड से जो मैलेट या जो भी है वो वैक्यूल के अंदर जो बना था मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड ही था, तो वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ये मैलिक एसिड क्या करता है, CO2 को रिड्यूस कर देता है। कहाँ कर देता है, CO2 को रिड्यूस कर देता है। और वहाँ से ये जाता हुआ किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किस में, उसे समझते हैं। ये अपना क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट था। ओके, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई प्रोसेस होने की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, एज क्लियर। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो मैलिक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पायरुविक एसिड के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वो कितने कार्बन का होगा अभी, 3 कार्बन का। क्यों? क्योंकि एक CO2 क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। एज इट क्लियर। ओके, और इसी क्लोरोप्लास्ट इस वाली प्रोसेस के अंदर हम देख पाते हैं कि इसी जगह पर क्या होता है, C3 साइकिल भी होता है। क्या होता है, C3 साइकिल भी होता है। और वो C3 साइकिल से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। बनता है नहीं बनता है, देखा था अपन ने। और वहाँ से फिर यही जो पायरुविक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस से क्या होता है, वापस से स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या ऑपरेट होते हैं, क्लोज हो जाता है। एज इट क्लियर। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या हुआ था, CO2 फिक्सेशन नहीं हुई थी। ओके, CO2 क्या हुई थी, रिलीज होती है। तो इस प्रकार से पीएच जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डी एसिडिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, डी एसिडिफिकेशन हो जाता है। एज इट क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को देख पाते हैं, किस प्रकार से प्रोसेस होती है केम प्लांट्स के अंदर, हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस जो हुई थी वो किसके अंदर हो रही थी, मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही थी। और एक इस तरह से कुछ अपन स्टोमेटास के ओपन क्लोजिंग कंडीशन को केम प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं समझ पाते हैं। एज इट क्लियर। ओके, तो इस प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग पावर या हम जिसे एसिमिलेटरी पावर या इस प्रोसेस के अंदर एसिमिलेटरी पावर और ATPs की अगर बातें करी जाए तो वो कितना होता है, तो बेसिकली अपन जानते हैं कि एक साइकिल जो होता है, एक साइकिल के लिए यहाँ पर 5 ATP और जो NADPS2 होते हैं वो रिक्वायर्ड, वो 2 NADPS2 जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एज इट क्लियर। अगर हम इस पूरी प्रोसेस की अगर बातें करें तो इस पूरी प्रोसेस के लिए जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया, ग्लूकोज की प्रोसेस को अगर दर्शाना हो तो उस प्रोसेस के लिए 12 NADPS2 एंड 3rd इज ATP रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो इस प्रकार से इस केम साइकिल को अपन क्या करते हैं समझते हैं, बार बार पढ़िए, समझ में आएगा। थैंक यू।